नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस पे। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज या स्टैट्यूटरी बॉडीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बेसिकली हमारे यूपीएससी एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स के लिए खास तौर पे। जब कुछ ही समय का वक्त बचता है तो इसको रिवाइज करने के लिए आप एक सिंगल वीडियो के थ्रू कर सकते हो, जो आज मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। सबसे पहले नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होता क्या है? वो बॉडीज जो संविधान में आर्टिकल के द्वारा नहीं बनाई जाती, दोज बॉडीज और अथॉरिटीज और इंस्टीट्यूशंस which have not been created by a constitutional article or don't have a constitutional article that creates them is called non-constitutional body। तो अगर हम इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, यूपीएससी, एसपीएससी इनकी बात करते हैं तो इनको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बोलते हैं। इनके रिलेटेड मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं जिसमें मैं सभी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को एक ही लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुका हूं, तो वो आप जरूर देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको नजर आ जाएगा। आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं एनएचआरसी, एसएचआरसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीबीआई, लोकपाल, लोकायुक्त, दोनों लेवल के इंफॉर्मेशन कमीशन, डिलिमिटेशन कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन और नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज को। अगर आप चाहते हैं कि मैं नीति आयोग भी कवर करूं तो वो भी मैं कवर कर चुका हूं, लेकिन इट हैज बीन कवर्ड इन अनदर वीडियो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पहले ये वाली जो बॉडीज हैं उनको एक एक करके देख लेते हैं फटाफट से। हमने रिवीजन मोड में पढ़ना है, इसका मतलब है कि हम सिर्फ की पॉइंट्स प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से जो होंगे उनको डिस्कस करेंगे। मेंस के लिए एनालिटिकल वीडियो जरूर मैं दूसरे लेक्चर में बनाऊंगा। अगर मैं स्टार्ट करने से पहले आपको ये रिमाइंडर देना चाहता हूं कि हमारे प्रीलिम्स 2026 के सभी रैपिड रिवीजन कोर्सेज, प्रीलिम्स के इंडिविजुअल क्रैश कोर्सेज, एपिक बैच यानी कि करंट अफेयर्स का बैच और इंडिविजुअल रैपिड रिवीजन, ये सभी कोर्सेज जो हैं आपको हेवी डिस्काउंट पे अभी अवेलेबल हो सकते हैं। आप अगर किसी सब्जेक्ट में लैग कर रहे हैं या करंट अफेयर्स में लैग कर रहे हैं तो ये कोर्सेज आपकी जरूर मदद करेंगे, तो हमारी वेबसाइट पे जाके जरूर देखिएगा। चलिए, एनएचआरसी और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, यहां से शुरुआत करते हैं। जब भी इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स और इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल राइट्स साइन किया गया भारत के द्वारा, तभी पता लग गया था कि भारत को कभी ना कभी एक ऐसी बॉडी बनानी पड़ेगी जो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करेगी। 1993 ने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया पेरिस प्रिंसिपल्स ऑन ह्यूमन राइट्स। तो हमारी जो एनएचआरसी और एसएचआरसी है और जो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट है, दिस इज एन आउटकम ऑफ द यूएनजीएस अडॉप्शन ऑफ पेरिस प्रिंसिपल्स। डायरेक्टली लिंक इसको कर सकते हैं आप प्रीलिम्स के अंदर। एनएचआरसी और एसएचआरसी स्टैट्यूटरी बॉडीज है। कोई भी बॉडी स्टैट्यूटरी बॉडी तब कहलाती है जब वो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के बनाए गए कानून के तहत बनाई जाती। तो पार्लियामेंट ने कानून पास किया और कोई संस्था बनाई, वो हो गई स्टैट्यूटरी बॉडी। फॉर एग्जांपल, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के अंदर स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन एंड नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की स्थापना होती है। ये प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट का सेक्शन 2 ह्यूमन राइट्स को डिफाइन भी करता है। तो ह्यूमन राइट्स की डेफिनेशन वो देता है दैट द राइट्स रिलेटिंग टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और एम्बॉडीड इन इंटरनेशनल कॉवेनेंट्स एंड एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स इन इंडिया। इसका मतलब ह्यूमन राइट्स एक ब्रॉडर डेफिनेशन है, ये फंडामेंटल राइट्स के बियॉन्ड जाके बात आती है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के भी बियॉन्ड जाके और अधिकारों को भी इंक्लूड कर सकता है। लेकिन इसमें यहां पे लिखा गया है कि अगर कोई ऐसा अधिकार है जो भारतीय कोर्ट में इन्फोर्स करवाया जा सकता है, वो ह्यूमन राइट्स काउंसिल प्रोटेक्ट करवा सकती है। ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो नेशनल लेवल पे काम करती है, उसकी कॉम्पोजिशन क्या है? उसके चेयरपर्सन और बाकी मेंबर्स होते हैं। चेयरपर्सन मस्ट बी अ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और एन एक्स जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यानी कि चेयरपर्सन सिर्फ वही बंदा बन सकता है जो या तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस रहा हो या जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट रहा हो इन द पास्ट। इसके अलावा बाकी मेंबर्स में दूसरे मेंबर हैं सर्विंग और रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, तीसरे मेंबर है सर्विंग और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट, 3 मेंबर्स जिन्हें नॉलेज है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो ये जो कोर इसका कॉम्पोजिशन है उसमें 3 + 1 + 2, 3 + 1 + 1 + 1 मतलब 6 मेंबर्स इसके कोर मेंबर्स हैं। 6 में से 3 जुडिशियल मेंबर्स हो गए। जुडिशियल कैसे? एक एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या एक्स जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दूसरा सर्विंग या रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, तीसरा सर्विंग या रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट। ये याद रखना है, एग्जैक्ट टर्म्स याद रखनी है। 3 के बाद 3 और बंदे जिनका प्रैक्टिकल नॉलेज या एक्सपीरियंस है ह्यूमन राइट्स की फील्ड में, उनमें से एटलीस्ट 1 वुमन होनी चाहिए, कम से कम एक महिला इसमें होनी चाहिए।
ये हो गए आपके फिक्स मेंबर्स, मतलब नॉट परमानेंट मेंबर्स बट द एक्चुअल मेंबर्स। फिर आते हैं इनवाइटीज। इनवाइटीज मतलब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की मीटिंग्स में इनको इनवाइट किया जाता है। ये एक्स ऑफिशियो मेंबर्स की तरह काम करते हैं। एक्स ऑफिशियो का मेंबर मतलब होता है कि किसी और पोस्ट पे होने की वजह से आप किसी और पोस्ट पे पहुंच जाएं। तो नेशनल कमीशन फॉर विमेन, फॉर माइनॉरिटीज, फॉर एससी, फॉर एसटी, फॉर ओबीसी, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, इन सभी कमीशंस के जो चेयरपर्सन होते हैं, इन सभी कमीशन के जो चेयरपर्सन होते हैं वो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के। तो ये आपने कंपोजिशन में याद रखना है। नेक्स्ट, इस एनएचआरसी के मेंबर्स और चेयरपर्सन की अपॉइंटमेंट कौन करता है? मेंबर्स और चेयरपर्सन की अपॉइंटमेंट एक कमिटी के द्वारा रिकमेंडेड नेम्स के आधार पे होती है। जो रिकमेंडेड नेम्स प्रेसिडेंट को दिए जाते हैं और प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करते हैं। लेकिन ये जो कमिटी है इसका कॉम्पोजिशन आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस कमिटी के जो चेयरपर्सन होंगे, जो सिलेक्शन कमिटी के चेयरपर्सन है, वो है प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। इसके अलावा इसमें 5 और मेंबर्स होंगे। सो द टोटल सिलेक्शन कमिटी इज 6 मेंबर सिलेक्शन कमिटी। ये 6 मेंबर सिलेक्शन कमिटी में चेयरपर्सन प्रधानमंत्री हैं। उसके बाद लोकसभा में स्पीकर ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा, ठीक है। राज्यसभा से लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन राज्यसभा एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। एंड मिनिस्ट्री में से होम अफेयर्स के एमएचए मिनिस्टर, मतलब होम मिनिस्टर जैसे अमित शाह। तो इसका मतलब आपके पास 6 मेंबर है। 6 मेंबर याद करने का बेस्ट तरीका है पीएम एंड होम मिनिस्टर, ये 2 हो गए। लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा एंड राज्यसभा, ये 2 हो गए। स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ राज्यसभा, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये आपके 6 मेंबर हो गए। दिस इज द 6 मेंबर सिलेक्शन कमिटी फॉर एनएचआरसी मेंबर्स और चेयरमैन। एनएचआरसी का मेंबर या चेयरमैन 3 साल की टर्म के लिए अपना पोजीशन में रहते हैं और 70 साल की उनकी अपर एज लिमिट है। दैट इज 3 इयर्स और 70 इयर्स, विच एवर कम्स द फर्स्ट। एनएचआरसी के मेंबर्स को दोबारा रीअपॉइंट किया जा सकता है। अपनी टेन्योर खत्म होने के बाद वो किसी और सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। दे आर नॉट एलिजिबल फॉर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स अपॉइंटमेंट। जो भी इनकी मेंबर्स की सैलरी, अलाउंसेस और कंडीशंस ऑफ सर्विस होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसे अपने हिसाब से डिसाइड करती है। एनएचआरसी और एसएचआरसी के मेंबर या चेयरमैन का रिमूवल 2 तरीके से हो सकता है। एक सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी के ऊपर बेस्ड, और दूसरा प्रेसिडेंट उन्हें रिमूव कर सकते हैं विदाउट सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी एज वेल। सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी के बेस्ड उनका रिमूवल होगा बेस्ड ऑन प्रोवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। ये मामला प्रेसिडेंट रेफर करेंगे सुप्रीम कोर्ट को। अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हां, द एनएचआरसी और एसएचआरसी मेंबर और चेयरमैन हैज एंगेज्ड इन मिसबिहेवियर और इज इनकेपेबल ऑफ डूइंग देयर जॉब, देन दे विल बी रिमूव्ड। लेकिन एक दूसरा तरीका भी होता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। सो इफ द पर्सन हु इज एनएचआरसी मेंबर और चेयरमैन इज एन इंसॉल्वेंट, मींस taken a borrowing from a financial institution but unable to repay it back, वापस नहीं दे पाते हैं, या अपने टर्म के दौरान किसी और पेड एम्प्लॉयमेंट में किसी और नौकरी को वो फॉलो करते हैं, नौकरी करते हैं। अनफिट ड्यू टू इंफर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी, मेंटल या फिजिकल इंफर्मिटी की वजह से वो आगे काम नहीं कर सकते। अनसाउंड माइंड के हैं, मतलब दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, या किसी ऐसे ऑफेंस में कन्विक्टेड हो जाते हैं, ऐसे क्राइम में कन्विक्टेड हो जाते हैं जिसमें प्रेसिडेंट के हिसाब से वो मॉरल टर्पिट्यूड है। मींस किसी भी ऐसे क्राइम में जो इमोरल है ना, जो फॉल्सहुड या करप्शन से रिलेटेड है, ऐसे किसी क्राइम में अगर वो जेल चले जाते हैं, इंप्रिजन हो जाते हैं, तो फिर उनको रिमूव करना होगा। प्रेसिडेंट उन्हें रिमूव कर सकते हैं। सो ये एनएचआरसी और एसएचआरसी के मेंबर्स के लिए भी एप्लीकेबल है। एसएचआरसी अभी आगे देखेंगे, बट दिस इज द क्राइटेरिया फ्रॉम विच एनएचआरसी मेंबर चेयरमैन कैन बी रिमूव्ड। एक सुप्रीम कोर्ट के इंक्वायरी के बेसिस पे, और दूसरा सेट जो है वो बिना सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी के बेसिस पे है। एनएचआरसी का काम क्या है? किसी भी ह्यूमन राइट्स या उसकी वायलेशन या नेग्लिजेंस की इंक्वायरी करना। अगर किसी भी कोर्ट के अंदर कोई ऐसा
केस है जिसमें ह्यूमन राइट्स का वायलेशन इन्वॉल्व है तो उसमें इंटरवीन करना, पिटिशनर के तौर पे, को पिटिशनर के तौर पे, या लिटिगेंट की मदद करने के लिए। इसके अलावा जेलों और डिटेंशन सेंटर्स में जाके इनमेट्स की जो पोजीशन है उसको स्टडी करना, जो भी सेफगार्ड्स हमारे संविधान में, हमारे कानून में है, वो सही तरीके से फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं ये देखना, किसी भी तरीके के फैक्टर्स, चाहे वो टेररिज्म हो, चाहे वो क्राइम हो, उसको रिव्यू करके रिपोर्ट बनाना और उसकी रेमेडियल मेजर्स बताना। अब आपसे ये पेपर में प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाएगा एक एक फंक्शन क्या है एनएचआरसी का, बट कॉमन सेंस से आप इसका आंसर बता सकते हो। लेकिन जब एनएचआरसी काम करता है, जब किसी पर्टिकुलर केस की इंक्वायरी करता है, इंक्वायरी करते वक्त उसके पास सिविल कोर्ट की पावर्स होती हैं। इसका मतलब ये कि वो समन कर सकता है लोगों को, वो विटनेसेस को समन कर सकता है, वो एविडेंस की डिमांड कर सकता है, तो उसकी जो प्रोसीडिंग्स होंगी वो एक सिविल कोर्ट की तरह होंगी। लेकिन एनएचआरसी के पास कोई भी पीनल पावर्स नहीं है। जैसे एनएचआरसी ये कर सकता है कि वो कंसर्न्ड गवर्नमेंट को रिकमेंड करे, कि जिस व्यक्ति के ह्यूमन राइट्स वायलेट हुए हैं उसे कोई कंपनसेशन या डैमेज दिया जाए। लेकिन वो खुद से नहीं कह सकता कि 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए डैमेजेस पे किए जाएं टू द विक्टिम, बिकॉज इट कैन नॉट अवॉर्ड एनी काइंड ऑफ फाइन और पेनल्टी। इसके अलावा यह रिकमेंड कर सकता है, सुझाव दे सकता है सरकार को कि किसी व्यक्ति जिसने ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की है उसके अगेंस्ट किसी केस को प्रोसिक्यूट किया जाए, प्रोसीडिंग्स उसके खिलाफ शुरू की जाए। दैट विल ओनली बी अ रिकमेंडेशन। इसके अलावा वो रिकमेंड कर सकता है टू ग्रांट इंटरिम रिलीफ टू एनी विक्टिम इन एनी पर्टिकुलर मैटर। और अगर वो चाहता है कि मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, जो कि होता नहीं है, तो वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को खुद अप्रोच कर सकता है, ताकि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी के फंडामेंटल राइट्स, किसी के ह्यूमन राइट्स वायलेट होने पे जो भी रिट इशू करना चाहें कर सकते हैं। इसी तरीके से नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरह स्टेट लेवल पे होता है एसएचआरसी। हर एक स्टेट के अंदर एक एसएचआरसी बनेगा। ये एसएचआरसी की कॉम्पोजिशन विल बी स्लाइटली डिफरेंट, क्योंकि यहां पे जो चीफ जस्टिस या हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं, वही सिर्फ चेयरपर्सन बन सकते हैं। इसके अलावा सर्विंग या रिटायर्ड हाई कोर्ट जज या डिस्ट्रिक्ट जज जिनके पास 7 साल का एक्सपीरियंस है, यानी कि वो एलिजिबल बन जाते हैं एक तरीके से टू बिकम द हाई कोर्ट जज। हाई कोर्ट जज के लिए आपको 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तो 7 साल के एक्सपीरियंस से डिस्ट्रिक्ट जज या सर्विंग या रिटायर्ड हाई कोर्ट जज अगर आप हो तो आप एसएचआरसी के मेंबर दूसरे बन जाओगे। एंड 1 पर्सन हैविंग प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो टोटल 3 मेंबर का कमीशन स्टेट लेवल पे बनता है। सेंट्रल लेवल पे जहां पे 6 मेंबर का कमीशन बनता है, यहां पे 3 मेंबर का कमीशन बनता है। 6 से ज्यादा, 6 के अलावा उसमें एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी होते हैं, है ना। उसमें एक्स ऑफिशियो मेंबर भी है ना, नेशनल कमीशन फॉर विमेन, माइनॉरिटीज, एससी, एसटी, ओबीसी, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, ये वाले भी, इसके चेयरपर्सन भी उनके मेंबर बनते हैं। इस पर्टिकुलर एसएचआरसी की अपॉइंटमेंट कमेटी इज वेरी पैरेलल टू व्हाट यू हैव इन द सेंटर, बट ये ध्यान रखना है कि यहां पे 2 हाउसेस को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ एक असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली को आप इन्वॉल्व करेंगे। तो जो चेयरपर्सन होंगे इस कमेटी के सीएम होंगे, एनएचआरसी के केस में पीएम होते हैं। वहां पे स्पीकर ऑफ लोकसभा मौजूद है, यहां पे स्पीकर ऑफ असेंबली मौजूद है। वहां पे नेशनल लेवल पे होम अफेयर्स के मिनिस्टर मौजूद है, यहां पे स्टेट होम मिनिस्टर मौजूद है। वहां पे लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों है, यहां पे लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा है सिर्फ। ठीक है, तो ये 3 मेंबर्स जो हैं आपको नजर आएंगे इन द अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ एसएचआरसी। एसएचआरसी का भी टर्म 3 साल का या 70 इयर्स का है। बाकी सारी चीजें वैसी ही हैं जैसी द सेम एज एनएचआरसी मेंबर और चेयरपर्सन। तो इनका रिमूवल जो है इट इज डन बाय द प्रेसिडेंट ओनली, इट इज नॉट डन बाय द गवर्नर। So when we say about appointment of SHRC members and chairmen, appointment is done by the governor based on the selection committee with CM, with home minister of the state level, है ना, and leader of opposition in Lok Sabha, विधान सभा। ठीक है, तो यही हमने देखा था, लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर। तो ये 4 मेंबर्स हैं जो गवर्नर को नाम बताएंगे और गवर्नर उनके हिसाब से अपॉइंटमेंट करेंगे। लेकिन इनका रिमूवल एनएचआरसी मेंबर जैसा है, तो इसका रिमूवल प्रेसिडेंट ही कर सकते हैं। ठीक है, याद रखना ये चीज। हमने किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में भी ऐसा ही पढ़ा था,
जिसमें अपॉइंटमेंट गवर्नर करते हैं लेकिन रिमूवल प्रेसिडेंट करते हैं? क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि ऐसी कौन सी बॉडी है जिसमें अपॉइंटमेंट गवर्नर करते हैं, रिमूवल प्रेसिडेंट करते हैं, एज फार एज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कंसर्न? इसके बाद नेक्स्ट जो बॉडी हमने कवर करनी है वो है सीबीसी। एक छोटा सा रिमाइंडर दोबारा से, हमारे सभी प्रीलिम्स 2026 के कोर्सेज पे हेवी डिस्काउंट आप प्राप्त कर सकते हैं। स्पेसिफिकली अगर आप किसी सब्जेक्ट को रिवाइज करना चाहते हैं, जैसे कि सोशल इश्यूज, कई लोगों का स्कीम्स वाला रहता है, कई लोगों का साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं हुआ होता, कई लोग एनवायरमेंट में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, कई ज्योग्राफी में, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगी। एक बार विजिट जरूर कर लेना, देख लेना। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसी जब बनाई गई थी शुरुआत में सांतनम कमेटी की रिकमेंडेशन पे बनाई गई थी 1964 के अंदर बाय एन एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सरकार ने एक ऑर्डर इशू किया था, उस ऑर्डर के थ्रू सीवीसी बनाई गई थी। लेकिन 2003 में सीवीसी एक्ट पास करके पार्लियामेंट के द्वारा इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया। CVC is the designated agency to receive and act on the complaints of allegations of corruption or misuse of office from any whistleblower from any government department। लेकिन CVC को अपॉइंट करने के लिए सबसे पहले हमने देखना होगा कि किस तरीके का प्रोसेस फॉलो होता है। CVC Central Vigilance Commission has 3 members, 1 Chief Vigilance Commissioner and 2 other VCs। एक चीफ विजिलेंस कमिश्नर और 2 अदर वीसीज जिनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से नहीं बल्कि एक 3 मेंबर की कमेटी के बेसिस पे अपॉइंटमेंट करते हैं। ये सारे लिखते जाओ, जहां जहां कमेटी आ रही है वो कमेटी लिखते जाओ, एंड में उसको टेबुलर फॉर्म में भी आप बना सकते हो ताकि रिवाइज कर सको अच्छे से। तो सिलेक्शन कमेटी सीवीसी के मामले में प्राइम मिनिस्टर प्लस होम मिनिस्टर प्लस लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा। ये रट्टे मारना जरूरी है। अगर हमने एनएचआरसी एसएचआरसी पढ़ा, उसकी सिलेक्शन कमेटी को नहीं रटा, तो हमारा पढ़ना वेस्ट हो गया। इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यू कीप ऑन नोटिंग डाउन दीज थिंग्स। इसके बाद टर्म क्या होती है सीवीसी के मेंबर की? 4 साल 65 साल, 4 years और 65 years। एंड प्लीज अंडरस्टैंड दैट यू मस्ट नॉट कंफ्यूज इट विद एनएचआरसी एसएचआरसी, क्योंकि वहां पे 3 साल और 70 साल। यही छोटी छोटी चीजें पेपर में आपके लिए ट्रैप बन के आती हैं। ट्रैप बन के आएंगी तो फंस जाओगे, तो मार्क्स कट ऑफ से नीचे आएंगे। अगर ट्रैप को साइड स्टेप कर लोगे अच्छे से तो फिर मार्क्स आ जाएंगे। नॉट एलिजिबल फॉर एनी फर्दर एम्प्लॉयमेंट, नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। तो एक बार आप सीवीसी या वीसी बन गए, उसके बाद आप दोबारा नहीं बन सकते। आप भारत सरकार में किसी और नौकरी, किसी और पद पे नहीं बैठ सकते। जो भी सैलरीज और अलाउंसेस होती है वो यूपीएससी चेयरमैन और मेंबर की तरह मिलती है सेम। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में भी जो रिमूवल का प्रोसेस है वो हूबहू एनएचआरसी और एसएचआरसी के जैसा है। वो बिल्कुल एनएचआरसी और एसएचआरसी के जैसा है, सिवाय एक के कि इफ द पर्सन हैज बीन अक्वायर्ड फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट लाइकली टू प्रेजुडिशियली अफेक्ट, तब ये एक और कंडीशन लगती है। बट जैसे वहां पे प्रोवन मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी बेस्ड ऑन सुप्रीम कोर्ट्स रेफरेंस, एंड देन अदर जो तरीके हैं डिस्क्वालीफाई होने के, सॉरी रिमूव होने के, वो सारे वही तरीके हैं जो एनएचआरसी एसएचआरसी में देखे थे। ठीक है, तो सीवीसी का काम ये है कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ऑफ 1988 के अंदर, 1988 का एंटी करप्शन लॉ है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। इसके अंदर जो भी ग्रुप ए और यूनियन के ऑल इंडिया सर्विसेज के मेंबर्स होते हैं उसके अगेंस्ट कंप्लेंट सुनना, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो पीएसयूज हैं या जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें कुछ स्पेसिफाइड लेवल ऑफ ऑफिसर्स की केसेस सुनना, जैसे आरबीआई में या नाबार्ड में जो ग्रेड बी या उससे ऊपर के अफसर हैं उनके केसेस सुनता है। ये मत सोचिएगा कि ये सभी गवर्नमेंट सर्वेंट्स को कवर करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा क्वेश्चन मैंने रिसेंटली डिस्कस भी किया था स्टूडेंट्स के साथ, जो एकदम गलत है। इसके बाद दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट यानी कि सीबीआई, इसका दूसरा नाम है सीबीआई। सीबीआई को कंट्रोल करता है, सुपरवाइज करता है जब सीबीआई प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को के अंदर केसेस को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है। ठीक है, सीवीसी का यह भी काम है कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर जो पब्लिक सर्वेंट है उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन के लिए जो सैंक्शन चाहिए उस सैंक्शन को यह अप्रूव करवाता है। What is prosecution and what is sanction? बेसिकली प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में एक धारा है जिसका नाम है धारा नंबर 17A, सेक्शन 17A। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 17A की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के ऊपर जो सवाल था उसमें स्प्लिट वर्डिक्ट दिया। स्प्लिट वर्डिक्ट का मतलब होता है कि 2 जजेस बैठे, दोनों जजेस ने डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिया। बेसिकली सेक्शन 17A ये कहता है कि अगर आप सिविल सर्वेंट या पब्लिक सर्वेंट की
इंक्वायरी कंडक्ट करते हैं या प्रोसिक्यूशन करना चाहते हैं, मतलब आप उसके खिलाफ केस को कोर्ट में लेके जाना चाहते हैं इन रिगार्ड्स टू और विद रिगार्ड्स टू प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और एनी ऑफ इट्स ऑफेंसेस, यू विल हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। तो मान लीजिए अगर सेंट्रल सिविल सर्विसेज में कोई बंदा है तो आपको प्रेसिडेंट से पूछना पड़ेगा और उसके बाद ही आप इंक्वायरी कंडक्ट कर सकते हो। नाउ दैट इज समथिंग जो कि कंट्रोवर्शियल है, जो कि बनाया इसलिए गया था ताकि सिविल सर्वेंट्स के खिलाफ झूठे केसेस, नकली केसेस ना फाइल हो। लेकिन कई बार सिविल सर्वेंट्स इसका प्रयोग करके, उपयोग करके अपनी प्रोसिक्यूशन को बचा लेते हैं, अपने आप को करप्शन के चार्जेस से बचा लेते हैं। खैर, मेंस की ये डिस्कशन अलग है कि क्यों ये होना चाहिए, क्यों ये नहीं होना चाहिए। हमारा पर्पस ये समझना कि जो सैंक्शन लिया जाता है कंसर्न्ड अथॉरिटी से, वो सैंक्शन यहां पे सीवीसी रिस्पॉन्सिबल होता है सैंक्शन लेने के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट को सीवीसी को कंसल्ट करना पड़ता है जब वो सेंट्रल सर्विसेज या ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए विजिलेंस और डिसिप्लिनरी मैटर्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है। तो बेसिकली सीवीसी ऑल्सो एक्ट्स एज अ कंसल्टिंग बॉडी। सीवीसी के जो चेयरमैन और 2 विजिलेंस कमिश्नर्स होते हैं वो एक सिलेक्शन कमिटी के मेंबर होते हैं। किस चीज की सिलेक्शन कमिटी? सिलेक्शन कमिटी फॉर गिविंग द डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट। तो ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट which functions under the Department of Revenue, Ministry of Finance। ईडी जो है, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो है, वो बहुत सारे कानून को इंप्लीमेंट करने में मदद करता है, एनफोर्स करने में मदद करता है, जैसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए ऑफ 2002 एंड फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट ऑफ 2018। ईडी का जो डायरेक्टर होता है, मतलब हाईएस्ट पोजीशन पे जो बंदा होता है, उसकी अपॉइंटमेंट इज बेस्ड ऑन अ कमिटी जिसमें सीवीसी और बाकी 2 विजिलेंस कमिश्नर्स भी बैठते हैं। सो ये भी सीवीसी का इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा लोकपाल और लोक आयुक्ता एक्ट, लोकपाल और लोक आयुक्ता एक्ट जो 2013 का है, उस लोकपाल और लोक आयुक्ता एक्ट ने बोला था कि सीबीआई का जो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, सीबीआई का जो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है, डायरेक्टर सीबीआई के अंदर एक प्रोसिक्यूशन का अलग विंग बनाया गया है। प्रोसिक्यूशन का मतलब जो केस बनाता है लोगों के खिलाफ, कि अगर भाई साहब इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने ये फलाना धारा नंबर इतनी ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट वायलेट किया है, तो प्रोसिक्यूशन क्या करेगा? केस बिल्ड करेगा। इट विल ट्राई टू इंप्लीकेट दैट पर्सन बाय फाइंडिंग एविडेंस, बाय कलेक्टिंग एविडेंस, बाय टेकिंग टेस्टिमनी। ये प्रोसिक्यूशन का डिपार्टमेंट है। तो केस बिल्ड करना, लीगल केस बिल्ड करना, ये डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन को जिम्मेदारी है। इस डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन की जो अपॉइंटमेंट होती है, उसकी अपॉइंटमेंट होती है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पे। तो एक तो डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट की अपॉइंटमेंट सीवीसी प्लस 2 वीसीज वाली कमेटी के द्वारा होती है, उसमें और भी मेंबर होते हैं। और डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन इन सीबीआई की जो अपॉइंटमेंट होती है, वो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के बेसिस पे होती है। ऑल्सो सीबीआई के अंदर सुपरिटेंडेंट के ऊपर जितनी भी पोस्टें हैं, डायरेक्टर सीबीआई को छोड़ के, सीबीआई डायरेक्टर इज द हाईएस्ट पोस्ट, तो सीबीआई डायरेक्टर को छोड़ के एसपी के ऊपर जितनी भी पोस्ट्स हैं, हाउएवर मेनी पोस्ट्स आर देयर, उनके लिए ये 3 लोग जो हैं, सीवीसी के 3 मेंबर जो हैं, ये उस रिकमेंडेशन कमेटी का हिस्सा होते हैं। ऑल्सो किसी भी तरीके से लोकपाल के पास अगर कोई कंप्लेंट आती है किसी सरकारी ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी सर्वेंट की, तो उसके अंदर प्रीलिमिनरी इंक्वायरी भी सीवीसी करता है। सीवीसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कि केस को आगे बढ़ाना भी चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए, अगर लोकपाल के पास कोई कंप्लेंट आती है तो। इस तरीके से आप सीवीसी के जो ये फंक्शंस हैं, ये बिल्कुल ध्यान से अच्छी तरीके से याद रखोगे कि सीवीसी क्या क्या करता है और कौन सी सिलेक्शन कमिटीज में सीवीसी और बाकी वीसीज मेंबर होते हैं। तो सीवीसी और बाकी वीसी मेंबर होते हैं डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट वाली सिलेक्शन कमेटी में, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन इन सीबीआई वाली सिलेक्शन कमेटी में, डायरेक्टर ऑफ सीबीआई को छोड़ के, ध्यान से सुनना, डायरेक्टर ऑफ सीबीआई को छोड़ के एसपी लेवल के अफसरों के लिए, एसपी लेवल के अफसरों की रिक्रूटमेंट के लिए जो कमेटी होती है, इन सब कमेटियों में चीफ विजिलेंस कमीशन के मेंबर्स बैठते हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी जरूरी है। रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म दिवस मनाया जाएगा और इस जन्म दिवस पे गुरुदेव 27 कोड का आप प्रयोग कर सकते हैं। हमारे सभी कोर्सेज पे जो भी आप स्लीपी क्लासेस से परचेज करते हो, चाहे 2027 के लिए तैयारी कर रहे हो, 26 के लिए या 28 के लिए, आपको 27% 27% ऑफ मिलने वाला है। तीसरी संस्था है सीबीआई। वर्ल्ड वॉर 2 जब चल रहा था तब एक स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बनाई गई थी 1941 में। ये स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट
ब्रिटिश इंडिया में डिपार्टमेंट ऑफ वॉर के अंडर काम करती थी। इसका काम यह होता था कि जिस भी अफसर के ऊपर ब्राइबरी या करप्शन का आरोप लगा, और वो ब्राइबरी या करप्शन वॉर से रिलेटेड प्रोक्योरमेंट से है, कि वॉर के लिए वेपन्स खरीदने चला था, वहां ब्राइब हो गई, सैनिकों के लिए खाना और राशन ले रहा था, ब्राइब ले ली गई। तो ये सारी चीजें जो हैं, इनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एसपीई बनाया गया। उसके बाद 1946 में दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट पास किया गया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी उसको बनाया गया, ताकि जितने भी डिपार्टमेंट्स है, चाहे वो रेलवे का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट का डिपार्टमेंट हो, इन सभी डिपार्टमेंट्स के अंदर करप्शन के चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बनाई गई। सीबीआई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, क्योंकि सीबीआई ये जो नाम है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये 1964 में दिया जाता है। सीबीआई या सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन वाज आल्सो एन आउटकम ऑफ शांतनम कमिटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। इसमें सीबीआई को जो भी पावर्स मिलती है वो डीएसपीई एक्ट या फिर ऑफ लेट लोकपाल एंड लोक आयुक्ता एक्ट से मिलती है। तो सीबीआई का अपना खुद का कोई एक्ट नहीं है, उसे स्टैट्यूटरी बॉडी की कैटेगरी में नहीं डाला जा सकता, लेकिन फिर भी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की मेन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है और सीवीसी और लोकपाल को भी असिस्ट करती है। सीबीआई करप्शन, इकोनॉमिक ऑफेंसेस, सीरियस क्राइम अदर देन टेररिज्म, इन सब को इन्वेस्टिगेट करती है, क्योंकि टेररिज्म का जो ऑफेंस होगा या क्राइम होगा वो एनआईए इन्वेस्टिगेट करेगी, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी। सीबीआई के बहुत सारे डिविजन्स हैं जिनको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बेसिकली यू डोंट नीड टू रिमेंबर ऑल दीज। सीबीआई डायरेक्टर के द्वारा हेड की जाती है, डायरेक्टर के साथ स्पेशल डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर भी होते हैं, और फिर अलग अलग लेवल उस पर हायरार्की बनती है, जॉइंट डायरेक्टर, डीआईजी, एसपी, है ना, जो भी पुलिस में रैंकिंग होती है उसी तरीके से इसमें भी रैंकिंग होती है। सीवीसी एक्ट 2003 जब से आया, तब से सीबीआई प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के जो भी केसेस इन्वेस्टिगेट करता है, उसमें सीवीसी उसे सबऑर्डिनेट कर, मतलब सुपरवाइज करता है। सीवीसी सुपरिटेंडेंट्स सीबीआई इन विच केसेस, जहां पे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट इन्वॉल्व है। लोकपाल और लोक आयुक्ता एक्ट 2013 के बाद सीबीआई और उसकी कॉम्पोजिशन में, उसकी सिलेक्शन में कुछ चेंजेस आए। पहला चेंज ये कि सीबीआई के डायरेक्टर की जो अपॉइंटमेंट होगी वो 3 मेंबर की कमिटी के द्वारा की जाएगी। इस 3 मेंबर की कमिटी में प्रधानमंत्री होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा होंगे। सो प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा एंड सीजीआई। दिस इज वेरी सिमिलर टू द कमिटी विच वाज रिकमेंडेड बाय सुप्रीम कोर्ट फॉर इलेक्शन कमिश्नर्स। 2023 में अनूप कुमार बर्नवाल केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो रिकमेंडेशन दिया था फॉर चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर ईसी अपॉइंटमेंट, उसमें भी यही कमिटी थी, प्राइम मिनिस्टर, एलओपी, सीजीआई। लेकिन जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट एक्ट एक्चुअल में आता है, व्हेन द एक्ट एक्चुअली कम्स, इट रिमूव्स द सीजीआई एंड इट पुट्स अ कैबिनेट मिनिस्टर इन दैट कमिटी। चलो, ये तो मेंस में डिस्कस करेंगे, इसके क्या फायदे नुकसान है, क्या ये इशू बन रहा है। इसके अलावा लोकपाल और लोक आयुक्ता एक्ट से सीबीआई में दूसरा क्या बदलाव हुआ, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन जो बनाया जाता है वो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन 2 साल के लिए बनाया जाएगा और सीवीसी की रिकमेंडेशन पे वो आएगा। तीसरा, जो भी एसपी या उससे ऊपर की पोस्ट है डायरेक्टर को छोड़ के, वो सीवीसी और होम सेक्रेटरी, डीओपीटी सेक्रेटरी, इनकी कमिटी की रिकमेंडेशन पे आएंगे। तो इसका मतलब ये क्लियर है कि सीबीआई के अंदर जो सीवीसी का कंट्रीब्यूशन है, जो सीवीसी का इन्वॉल्वमेंट है, वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है आफ्टर लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट, ऑल्सो आफ्टर द सीवीसी एक्ट ऑफ 2003। तो करप्शन, ब्राइबरी, मिसकंडक्ट ऑफ जनरल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, किसी भी केस के अंदर, फिस्कल या इकोनॉमिक लॉज की रिलेटेड केस हो, एक्साइज, इनकम टैक्स, फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड केस हो, सुप्रीम सीबीआई इन केसेस को सुन सकता है। ठीक है, सीबीआई स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पे भी कोई केस की इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, कोर्ट के ऑर्डर के बेसिस पे भी कोई इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, या तो कोर्ट ऑर्डर कर दे या स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करे। ठीक है, अब अगर आप देखोगे 17A जिसकी मैंने बात की थी, दैट 17A ऑफ Prevention of Corruption Act says that no police officer shall conduct any inquiry into any offense alleged to have been committed by public servant where the alleged public offense is related to decision taken by such public servant in discharge of official duties. ठीक है, so that can only be done when the person or the relevant authority will give prior sanction. इसको कहते हैं prior sanction.
इसके अलावा जनरल कंसेंट और कंसेंट ऑफ स्टेट के नाम की भी चीज होती है। सेक्शन 6 ऑफ डीएसपी एक्ट क्या कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट के कंसेंट के बिना सीबीआई स्टेट के अंदर अपनी इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, अब सीबीआई क्या कर सकता है? सीबीआई बेसिकली अगर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, if it is conducting the investigation related to a central government employee, then it can enter the state and then it can investigate. but अगर स्टेट की बॉर्डर्स में एंटर करता है वो बिना कंसेंट के, तो वो अलाउड नहीं है, स्टेट की कंसेंट चाहिए होती है। जनरली स्टेट्स क्या करते हैं कि सीबीआई से ज्यादातर इन्वेस्टिगेशन में दखल अंदाजी नहीं होती है, इसलिए वो उसको जनरल कंसेंट दे के रखते हैं कि तुम क्या हर केस के बाद आओगे और हमसे कंसेंट मांगोगे, क्या ये वाली इन्वेस्टिगेशन कर ले, क्या ये वाली इन्वेस्टिगेशन कर ले, इसलिए वो जनरल कंसेंट दे के रखते हैं। लेकिन पिछले कई सालों से बहुत सारे ऑपोजिशन रूल स्टेट्स ने जनरल कंसेंट ऑफ सीबीआई विड्रॉ की। इसका मतलब केस टू केस बेसिस पे आपको स्टेट गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा और इंक्वायर करने से पहले उनसे पूछना पड़ेगा। ठीक है, CBI is not able to register fresh cases or private persons in a state without prior permission of that state government. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने बोला था कि इसमें स्टेट और यूनियन टेरिटरी दोनों है, इसका मतलब यूटी गवर्नमेंट से भी आपको परमिशन लेनी पड़ सकती है। ठीक है, चलो डायरेक्टर की बात करते हैं, डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट की बात करते हैं। तो सीवीसी अमेंडमेंट बिल ऑफ 2021 एंड डीएसपी अमेंडमेंट बिल ऑफ 2021, ये दोनों ने जो ईडी और सीबीआई ईडी और सीबीआई इनके डायरेक्टर्स की जो टेन्योर है उसको बदला। कैसे? इन्होंने कहा कि मिनिमम 2 साल की फिक्स टेन्योर होगी और ये 2 साल की फिक्स टेन्योर 1+1+1 मतलब टोटल 3 इयर्स के लिए एक्सटेंड की जा सकती है। दैट मींस 1 ईयर एट अ टाइम इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 3 इयर्स, टोटल बन गया 5 इयर्स। Now this can be done only based on the recommendation of the original selection committee. तो जैसा मैंने आपको बताया, ओरिजिनल सिलेक्शन कमेटी में कौन है? प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उनकी रिकमेंडेशन पे आप टेन्योर को 2 साल से 3, 3 से 4, 4 से 5 कर सकते हो। यह है सीबीआई की कहानी। इसके बाद आते हैं प्रीलिम्स के लिए इतना काफी है। मेंस के लिए सीबीआई का एक अलग लेवल का एनालिसिस होता है, क्योंकि मेंस में हमें डिस्कस करना पड़ता है सीबीआई वर्सेस स्टेट पुलिस, सीबीआई का किस तरीके से इस्तेमाल करके, प्रयोग करके आप सेंटर स्टेट रिलेशंस को एनालाइज कर सकते हो, उसमें पॉइंट्स लिख सकते हो। दैट इज टू बी डन फॉर मेंस, बट प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से यदि बात की जाए तो इतना काफी। नेक्स्ट आते हैं लोकपाल और लोकायुक्ता पे। ऑल्दो 2025 के यूपीएससी प्रीलिम्स के पेपर पे लोकपाल लोकायुक्त का सवाल आ चुका है। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट अ क्वेश्चन विल एग्जैक्टली रिपीट, बट फिर भी एक बार इसको हम गो थ्रू जरूर करेंगे। 1809 में ओम्बड्समैन नाम का एक इंस्टीट्यूशन स्वीडन में शुरू होता है। ओम्बड्समैन एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास आप कंप्लेंट लेके जा सकते हो, वो कंप्लेंट आपकी रिजॉल्व करेगा और वो न्यूट्रल आर्बिटर की तरह काम करेगा। 20th सेंचुरी में भी और 21st सेंचुरी में न्यूजीलैंड, नॉर्वे ये सब अडॉप्ट करने लगते हैं। भारत में 1960s के अंदर जो लॉ मिनिस्टर थे अशोक कुमार सेन, वो प्रपोज करते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल ओम्बड्समैन होना चाहिए। लोकपाल और लोक आयुक्त ये डॉक्टर एल एम सिंघवी के कॉइन किए गए टर्म्स हैं। 1966 में जब पहला एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन बनता है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मोरारजी देसाई, तो वो कमीशन रिकमेंड करता है कि 2 इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज बननी चाहिए, जिसमें हम सिर्फ सिविल सर्वेंट्स ही नहीं बल्कि एमपीज, एमएलएज इनके खिलाफ भी हम जाके कंप्लेंट कर सके अगर हमें लगता है कि उन्होंने करप्शन किया है, अगर उन्होंने घूस खाई है या किसी भी तरीके से भ्रष्टाचार में वो इन्वॉल्व। 1968 में भी लोकपाल बिल लाने की कोशिश की थी, लेकिन वो लोकसभा डिसॉल्व हो गई, इसलिए बिल लैप्स हो गया। 2011 तक 8 बार कोशिश की लोकपाल बिल लाने की। नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने भी इसकी रिकमेंडेशन दी थी। 2005 में सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने भी लोकपाल के बनाने की रिकमेंडेशन दी थी। और 2011 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट, अन्ना हजारे वाले मूवमेंट के बाद 2013 में लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट बेसिकली एक्ट बनता है। डिमांड ये थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं दिया गया, कानून पास किया गया। लोकपाल एक मल्टी मेंबर बॉडी होगी, तो फाइनली लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट ऑफ 2013 मेक लोकपाल अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ये कहा गया कि लोकपाल एक मल्टी मेंबर बॉडी होगी जिसमें एक चेयरपर्सन और 8 मेंबर होंगे, तो इसका मतलब 9 मेंबर होंगे। बाकी के 8 मेंबर में से आधे जुडिशियल होने चाहिए, मतलब जुडिशरी से बिलोंग करने चाहिए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हों या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हों, इससे नीचे लेवल नहीं जाना है।
इससे नीचे लेवल नहीं, तो वेरी हाई लेवल, या तो सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हो या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हो। 8 में से, जो चेयरमैन प्लस 8 है, उसमें 8 में से 50 बंदे जुडिशियल मेंबर होंगे, ये क्लियर हो गया। और बाकी के 50 या 50 ओवरलैप भी हो सकता है, SC ST OBC माइनॉरिटी से होने चाहिए। तो SC ST OBC माइनॉरिटी में से आधी रिप्रेजेंटेशन, और आधी रिप्रेजेंटेशन जुडिशियल मेंबर्स की। जुडिशियल मेंबर कौन हो गए मैंने आपको बताया। लोकपाल लोकायुक्ता के केस में टेन्योर कितना है, 5 साल या 70 साल। मिनिमम एज भी बताई गई है, लोकपाल के केस में मिनिमम एज भी बताई गई है कि 45 इयर्स का तो कम से कम आपको होना चाहिए। लोकपाल के लिए जो सिलेक्शन कमेटी बनती है वो 4+1 फॉर्मूले से आती है। 4+1 कैसे? प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर उस सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन है, उसके बाद लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा, उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उनके नॉमिनी, उसके बाद लोकसभा के स्पीकर, एंड लास्ट में आप लिखोगे एमिनेंट जूरिस्ट। एमिनेंट जूरिस्ट, तो एमिनेंट जूरिस्ट इज बेस्ड ऑन प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं किसी जुडिशियल फील्ड से ऐसे बंदे को, नामी गिरामी बंदे को जिसकी ये क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन ये जो अपॉइंटमेंट होती है इट इज बेस्ड ऑन दी अदर 4 रिकमेंडेशन। तो बाकी के जो 4 है, पीएम, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, सीजे और लोकसभा स्पीकर, ये बाकी के 4 जाके प्रेसिडेंट को बोलेंगे कि इनको आप एज एमिनेंट जूरिस्ट हमारे लोकपाल का मेंबर बनाएं, तो वो बना देंगे। लोकपाल की मेंबरशिप के बाद आप दोबारा से अपॉइंट नहीं हो सकते, और अगर आप टोटल टेन्योर आपका 5 साल से कम है, ठीक है, तो आप मेंबर से चेयरमैन बन सकते हो। क्या मतलब हुआ इस बात का? मैंने आपको कहा कि लोकपाल के मेंबर का टोटल टेन्योर है 5 साल, ठीक है। अगर आपका टोटल टेन्योर 5 साल से कम है, मतलब अभी आपको 2 ही साल हुए हैं एज मेंबर ऑफ लोकपाल, एंड नाउ बाकी के 3 साल आप चेयरमैन बनना चाहते हो, तो ये पॉसिबल है। लेकिन आप 5 साल तक मेंबर रहे, फिर उसके बाद आपने बोला सर अब मुझे चेयरमैन बनना है, क्योंकि जो मैंने 5 साल निकाले एज मेंबर निकाले, अब मुझे चेयरमैन के तौर पे भी 5 साल मिलने चाहिए, ऐसा कोई आर्ग्यू कर सकता है? उसको भगा देना। क्यों? क्योंकि वो टाइम नहीं मिलता है। सो नाउ टोटल टाइम इज सीन एज मेंबर / चेयरमैन। आपके पास अगर 3 साल बचे हुए हैं अपनी मेंबरशिप में, आप चेयरमैन बन सकते हो। टोटल 5 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। लोकपाल की जो ज्यूरिसडिक्शन है वो बहुत ब्रॉड है। सभी ग्रुप ABCD अफसर, सभी मिनिस्टर इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर विद सर्टेन एक्सेप्शंस, सभी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, सभी मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, सॉरी नॉट असेंबलीज बट सभी मेंबर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिशियल्स हैं, ऑफिसर्स हैं, वो सारे के सारे लोकपाल के अंदर इंक्लूडेड है। अगर इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड, पब्लिक ऑर्डर, एटॉमिक एनर्जी और स्पेस से रिलेटेड कोई मामला है और उसमें आरोप लगता है प्रधानमंत्री पे, तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर लोकपाल इज नॉट एलिजिबल, लोकपाल नहीं सुन सकता है वो केस। लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर केस सुन सकता है ऑन बाकी मैटर्स। नॉर्मली लोकपाल का डिसीजन मेजॉरिटी से लिया जा सकता है। मेजॉरिटी का मतलब अगर 9 मेंबर है और 5 मेंबर यस कह दे, तो लोकपाल, पूरे के पूरे लोकपाल का यह आंसर हो सकता है। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, पीएम के खिलाफ कोई करप्शन के चार्जेस लगे, उसकी इन्वेस्टिगेट करने के लिए डिसाइड करना है, तो उसमें ऑल हैव टू से यस, नॉट ओनली मेजॉरिटी बट ऑल हैव टू से यस। तो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ये जो लोकपाल है थोड़ा हल्का हाथ रखता है। लोकपाल डज नॉट हैव jurisdiction over ministers and members of parliament for anything said in parliament। तो इसका मतलब जो हमारे पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं वो यहां पे अप्लाई होते हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, ठीक है। ऑल्सो कोई भी ऐसी सोसाइटी, कोई भी ऐसी डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी के पोजीशन पे बैठा हुआ बंदा जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे एक्ट बना दे, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करे, ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें लोकपाल की ज्यूरिसडिक्शन में आती हैं। लोकपाल एक्ट कहता है कि हर पब्लिक ऑफिशियल को अपने खुद के एसेट्स और लायबिलिटीज फर्निश करने देने चाहिए, पब्लिकली डिस्क्लोज कर देने चाहिए। सीबीआई के पास अगर कोई केस आता है, मतलब लोकपाल के पास अगर कोई कंप्लेंट आती है, तो वो उसे सीबीआई के इंक्वायरी विंग को ट्रांसफर कर सकता है। लोकपाल की खुद की एक इंक्वायरी विंग है जिसके अंदर मेंबर्स की काफी समय से अपॉइंटमेंट नहीं हुई है। सो वन ऑफ द रीजंस और वन ऑफ द बोन ऑफ कंटेंशन एज फार एज लोकपाल इन द रीसेंट पास्ट इज कंसर्न, उसकी खुद की इंक्वायरी विंग में मेंबरशिप नहीं फुलफिल हुई है। लोकपाल एसेट्स को कन्फिस्केट कर सकता है, रिसीप्ट्स और बेनिफिट्स दैट हैव बीन टेकन बाय करप्शन उसको वो कैप्चर कर सकता है,
लोकपाल ट्रांसफर करवा सकता है, रिकमेंडेशन दे सकता है किसी पब्लिक सर्वेंट के ट्रांसफर का या उसको सस्पेंड करवाने का, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा लोकपाल के पास आप सिर्फ स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन वाले केसेस लेके आ सकते हो। लोकपाल के पास आप 7 साल से ज्यादा पुराने करप्शन के केसेस नहीं लेके आ सकते। सो देयर इज अ टाइम लिमिट 7 इयर्स, ठीक है। एंड एनएचआरसी में भी मैं एक बात बताना भूल गया कि एनएचआरसी के पास जब आप ह्यूमन राइट्स वायलेशन का कोई केस लेके जाते हो तो दैट शुड नॉट बी ओल्डर देन 1 ईयर। तो आप जिस दिन केस लेके जा रहे हो उसके 1 साल के अंदर अंदर पहले ये घटना हुई होनी चाहिए, तो ही एनएचआरसी आपका केस सुनेगा। सेम वे लोकपाल भी 7 साल से पुरानी किसी करप्शन की घटना का मामला नहीं सुनेगा। लोकपाल की एक इंक्वायरी विंग है जिसका पर्पस है प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करना। ये लोकपाल को 60 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट बना के देगा और इसके पास सिविल कोर्ट की सारी पावर्स होंगी। दूसरा विंग लोकपाल का है प्रोसिक्यूशन विंग। प्रोसिक्यूशन में डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन रहेंगे और वो केस फाइल करेंगे स्पेशल कोर्ट में। उनका काम है कि केस बनाना, हाउ टू बिल्ड अ केस, ठीक है। लोकपाल ने इंक्वायरी विंग बनाई है लेकिन इसमें काफी समय से वैकेंसीज देखने को मिली। नेक्स्ट जो संस्थाएं हैं वो है इंफॉर्मेशन कमीशंस। नेक्स्ट जो सेट ऑफ बॉडीज हैं दे आर इंफॉर्मेशन कमीशंस। अनदर रिमाइंडर कि अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं प्रीलिम्स 2026 के लिए रैपिडली, तो हमारे रैपिड रिवीजन प्रोग्राम के अंदर आप एनरोल कर सकते हैं। वो सब्जेक्ट वाइज भी आपको जो जो सब्जेक्ट्स रह गए हैं उसमें भी आपको मदद करेगा। साथ ही साथ करंट अफेयर्स अगर आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं, करंट अफेयर्स एक ही जगह वन स्टॉप सोल्यूशन आपको मिल जाएगा एपिक बैच के अंदर। अभी भी वक्त है 2 हफ्ते से ऊपर का, 2 हफ्ते का एग्जैक्टली मतलब हम कह सकते हैं कि 20 दिन के आसपास बचे हैं, कहीं 18 19 20 दिन बचे हैं, तो उसमें आप जरूर ये चीजें रिवाइज कर सकते हैं। खैर वापस आता हूं, अगर मैं बात करता हूं इफ आई टॉक अबाउट द नेक्स्ट बॉडी इज इंफॉर्मेशन कमीशन। तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इज क्रिएटेड अंडर आरटीआई एक्ट। किस एक्ट के अंदर बनता है? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 का है। इसको 20 साल हो गए पिछले साल, तो इसके ऊपर सवाल आने के चांसेस डेफिनेटली है, ठीक है, डेफिनेटली है। तो कमीशन कंसिस्ट ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 10 आईसीज, ठीक है। दीज इंफॉर्मेशन कमीशंस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, but a president does not appoint them themselves. There is a selection committee. तो जो भी संस्था में पढ़ाता जा रहा हूं उसकी सिलेक्शन कमिटी साथ के साथ देखते जाओ। जो भी संस्था में पढ़ाता जा रहा हूं उसकी सिलेक्शन कमिटी साथ के साथ देखते जाओ। इंफॉर्मेशन कमीशन में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की सिलेक्शन कमिटी में पीएम, लीडर ऑफ ऑपोजिशन एंड कैबिनेट मिनिस्टर हैं। ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा लास्ट में जब रिवाइज करोगे, क्योंकि अगर आप लोकपाल की सिलेक्शन कमेटी देखो उसमें 5 मेंबर है, अगर आप सीवीसी की सिलेक्शन कमेटी देखोगे उसमें डिफरेंट मेंबर सेट ऑफ मेंबर है। तो ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है बॉस, और ये रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए एंड में टेबल जरूर बना लेना। जो भी इंफॉर्मेशन कमीशंस होंगे दे शुड बी पर्सन्स ऑफ एमिनेंस इन पब्लिक लाइफ विद वाइड नॉलेज, एक्सपीरियंस इन लॉ, साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशल सर्विस, मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, ये सब उनके एक्सपीरियंसेस होने चाहिए। वो एमपी या एमएलए नहीं होने चाहिए। जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं उनकी जो टेन्योर है वो वही है 65 ईयर्स, ठीक है। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट जितना टर्म बताएगी उतना। Now this is a change which was made in 2019. Earlier they were given fixed tenure. पहले इनको फिक्स टेन्योर दिया जाता था, अब इनको फिक्स टेन्योर नहीं दिया जाता। अब बोला जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट जो आपको टेन्योर बताएगी उस टाइम पीरियड के लिए आप इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनेंगे। ये इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो हैं वो रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। इनका रिमूवल वही प्रोसेस से होता है जो हमने अभी पढ़ा, ठीक है। Almost very similar to what UPSC chairman member has. That removal is based on either the president's referral to the Supreme Court for proven misbehavior incapacity or other matters, है ना। Salary allowances, other service conditions are prescribed by the central government. This is also something which was changed by amendment in 2019. Earlier it was fixed in the act. Now it is said कि जो central government बोले वो, इसलिए information commissions की independence पे सवाल उठाए जाते हैं। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है ऐसे पर्सन से कंप्लेंट सुनना जिसने इंफॉर्मेशन की डिमांड की थी,
किसी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर से इंफॉर्मेशन की डिमांड की थी अंडर आरटीआई एक्ट, लेकिन उसे नहीं मिला, उसे पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ही नहीं मिला, उसकी रिक्वेस्ट रिफ्यूज हो गई, उसको रिस्पॉन्स ही नहीं मिला, उससे ज्यादा फीस चार्ज कर ली गई, उसे इनकम्प्लीट, मिसलीडिंग या गलत इंफॉर्मेशन दी गई। इन सभी मामलों में आप सीआईसी के पास जा सकते हो, लेकिन इट इज नॉट द फर्स्ट अपील। सीआईसी के पास सेकेंड अपील जाती है, फर्स्ट अपील जाती है विद इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो बेसिकली आरटीआई क्या कहता है, सेक्शन 21H में कहता है कि एवरी पब्लिक अथॉरिटी हैज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। अब वो पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन बहुत ब्रॉड हो जाती है ना, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, स्टैट्यूटरी बॉडीज, बॉडीज दैट रिसीव कंप्लीटली फंड्स फ्रॉम द स्टेट, है ना, वो सारी चीजें है ना उसके अंदर आती, तो उनको आप स्टेट मानते हो आरटीआई एक्ट के अंदर और उनसे आप इंफॉर्मेशन मांगते हो। अगर उनके चीफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने आपको इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो आप उसी संस्था के अंदर पहली अपील करते हो। अगर पहली अपील आपकी नहीं सुनी जाती है, उसके बाद आप सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास जाओगे। कब? जब वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर बॉडी है ना, इफ इट इज अ बॉडी अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, सो इफ इट इज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और इफ इट इज इलेक्शन कमीशन, देन यू विल गो टू द सीआईसी। इफ इट इज स्टेट लेवल बॉडी और अथॉरिटी, तो तुम एसआईसी के पास जाओगे। सीआईसी इंक्वायरी कर सकता है कंप्लेंट के बेसिस पे या सो मोटू, ठीक है, चाहे कंप्लेंट आ जाए उनके पास, चाहे खुद से वो इंक्वायरी करना चाहे कर सकता है। उनके पास सिविल कोर्ट की सारी पावर्स होती हैं। इट हैज द पावर टू सिक्योर कंप्लायंस फॉर एनी डायरेक्शंस। ठीक है, कोई इंफॉर्मेशन एक्सेस नहीं दे रहा है तो इंफॉर्मेशन एक्सेस करवाना, ठीक है, किसी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को डायरेक्ट करना, है ना, किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन को पब्लिश करवाने का इंस्ट्रक्शन, ठीक है, किसी पब्लिक अथॉरिटी से एनुअल रिपोर्ट मांगना और बोलना कि आपने कितने लोगों को इस साल इंफॉर्मेशन दी, ये सारी चीजें सीआईसी कर सकता है। बट सीआईसी की प्रॉब्लम ये है, सीआईसी इंपोज भी कर सकता है पेनल्टी, तो स्लाइटली इट इज मोर पावरफुल देन एनएचआरसी, क्योंकि एनएचआरसी कोई पेनल्टी खुद इंपोज नहीं कर सकता, लेकिन सीआईसी जो है वो 25,000 रुपए की पेनल्टी इंपोज कर सकता है अगर उसके ऑर्डर की को आप मानते नहीं। सेम इज स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की अपॉइंटमेंट गवर्नर के द्वारा होती है। इनकी जो सिलेक्शन कमेटी होगी वो स्टेट लेवल के इक्विवेलेंट होगी। तो जैसे वहां पे पीएम, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा एंड सेंटर के कैबिनेट मिशन होंगे, वैसे यहां पे सीएम, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, वेरी पैरेलल, है ना। एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट नहीं होते हैं, 65 ईयर्स इनकी अपर लिमिट है। रिमूवल वैसा ही जैसे कि सीआईसी का। तो सीआईसी और एसआईसी वंस अगेन दोनों रिमूवल तभी होगा जब प्रेसिडेंट करेंगे, दोनों रिमूवल तभी होगा तो प्रेसिडेंट करेंगे, ठीक है। चलो, डीलिमिटेशन कमीशन क्या है? सिंपल सी बात है, डीलिमिटेशन कमीशन इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी विच इज क्रिएटेड अंडर डिफरेंट डीलिमिटेशन एक्ट्स। तो डीलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया इज एस्टैब्लिश्ड अंडर डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट as per constitutional provisions under article 82 and 171, which say that delimitation has to be done after every census. तो 52, 62, 72, 2002 में 4 डीलिमिटेशन कमीशन बने। लेकिन जैसा कि मैं पुराने अपने कई लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूं रिलेटेड टू डीलिमिटेशन, कि 1976 के बाद 25 इयर्स तक डीलिमिटेशन नहीं हुआ, क्योंकि फ्रीज लगा दिया गया ऑन द प्रोसेस। 2001 में यह डिसाइड किया गया कि डीलिमिटेशन होगा, लेकिन नंबर ऑफ सीट्स चेंज नहीं होगी लोकसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर। लेकिन डीलिमिटेशन हुआ, वो डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट ऑफ 2002 के हिसाब से हुआ। दिस इज ऑलरेडी वी नो। डीलिमिटेशन कमीशन एक 3 मेंबर की बॉडी होती है, जिसके चेयरपर्सन एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज होते हैं। उसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, और जिस स्टेट के अंदर उस वक्त डीलिमिटेशन हो रही है वहां के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स आर लोकल बॉडीज, लेकिन आप इसकी कॉम्पोजिशन बदल भी सकते हो। मान लो अगला कोई डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट आता है, यू माइट चेंज इट, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं बोलता कि ये लोग होने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव दिस कॉम्पोजिशन, दिस कॉम्पोजिशन इज डिसाइडेड इन द एक्ट्स के अंदर डिसाइड होती है। तो डीलिमिटेशन कमीशन का काम क्या होता है कि वो बाउंड्रीज को रीड्रॉ करता है, लोकसभा की, लेजिस्लेटिव असेंबली की, कॉन्स्टिट्यूएंसीज की। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स कौन से में मिलेगी, कौन से में एससी के लिए सीट्स रिजर्व होंगी, कौन सी सीट्स एसटी के लिए रिजर्व होंगी, पॉपुलेशन के डेटा स्टडी करके प्रोवाइड करता है। आगे जाके ये विमेन रिजर्वेशन कहां होगी ये भी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंसी का साइज एडजस्ट करना, रूरल और अर्बन एरियाज को अच्छे से रिप्रेजेंट करवाना, और ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन में जब ये पब्लिश हो जाता है तो डीलिमिटेशन अप्लाई होनी शुरू हो जाती है। जेएंडके के केस में, जम्मू एंड कश्मीर के केस में कुछ स्पेशल प्रावधान लगाने पड़े,
क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर का अपना एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, एज पर आर्टिकल 370 उनको यह आजादी थी कि वो अपने लिए डिफरेंट सेट ऑफ लॉज अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसे ही उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट पास किया था, और वहां पे जो डिलिमिटेशन होता था वो उस एक्ट के तहत होता था। लेकिन आर्टिकल 370 जब एब्रोगेट हुआ, जेएंडके एक यूटी बना, डिलिमिटेशन वाज गवर्न्ड बाय 2002, लेकिन डिलिमिटेशन कमीशन उसके लिए नया बनाया गया। दैट वाज डन अंडर द जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019, जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019। ठीक है, तो इसने जो अपनी रिकमेंडेशन दी 2022 में, अपनी रिपोर्ट दी, और 24 में इलेक्शन हो गए जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज, डिलिमिटेशन कमीशन के ऑर्डर को क्या चैलेंज किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने 2024 के अगस्त के महीने में बिल्कुल डायरेक्टली ये बात बोली है दैट constitutional courts have the power to review the orders of delimitation commission if an order is manifestly arbitrary and irreconcilable to constitutional values. That means high court and supreme court can review the orders of delimitation commission. ये स्टेटमेंट अगर आती है तो ये सही है। उसके बाद दो कमीशंस हैं जो स्टैट्यूटरी कमीशंस है, एक है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन और एक है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक ऑटोनॉमस स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये एनसीडब्ल्यू एक्ट 1990 के अंदर बना, और इसकी नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसका काम है कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल सेफगार्ड्स महिलाओं के लिए जो भी दिए गए हैं उसको रिव्यू करना, रेमेडी रिकमेंड करना, ग्रीवेंस रिड्रेसल करवाना। इसमें एक दो चीज ध्यान देने वाली है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। पहली, इस कमीशन में चेयरमैन, 5 मेंबर और मेंबर सेक्रेटरी ये लोग होते हैं। कम से कम एक मेंबर एससी कम्युनिटी और एक मेंबर एसटी कम्युनिटी से इसमें होना चाहिए। सभी मेंबर्स मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं और प्रेसिडेंट उन्हें अपॉइंट कर देते हैं। सैलरीज अलाउंसेस वो होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है। टेन्योर होता है 3 साल। रिमूवल पहले भी हो सकता है, रिमूवल पहले भी हो सकता है, टेन्योर 3 साल से पहले, इफ इनमें से कुछ सामने निकल आए। लेकिन आपको रट्टा मारने की इसकी जरूरत नहीं है, वेरी लेस चांसेस कि इसके बारे में इतना डिटेल में आएगा। लेकिन फिर भी इसको एक बार देख लो। इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गए, पेड एम्प्लॉयमेंट ले ली, वेरी सिमिलर टू द वंस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। अनसाउंड माइंड है ना, रिफ्यूजेस टू एक्ट और इनकेपेबल ऑफ एक्टिंग एज द, एक्टिंग मतलब नाटक नहीं, एक्टिंग मतलब एक्टिंग एज द मेंबर और चेयरमैन। अब्यूज द ऑफिस, कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस ऑफ मॉरल टर्पिट्यूड, ये सारी चीजें रिमूवल के लिए। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के पास पावर्स होती हैं बहुत सारी, समन करना, एनफोर्स करना अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन, उसे एग्जामिन करना, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट करना, एविडेंस रिसीव करना, ठीक है, ये सारी चीजें। फिर आता है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। ये एस्टैब्लिश किया गया था 1978 में वाया एन एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन। इसका मतलब शुरुआत में ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं था। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992 आया तो ये स्टैट्यूटरी बना। ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर काम करता है। ये एक्ट भी माइनॉरिटी को डिफाइन नहीं करता है, इट डज नॉट डिफाइन माइनॉरिटीज। तो NCM Act does not define minorities, Constitution does not define minority। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर दे दी गई है कि वो नोटिफाई कर देगा रिलीजियस माइनॉरिटीज को। तो 1988 में बोला गया कि ये लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी से डील नहीं करता है नेशनल कमीशन, इट डज नॉट डील विद लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, इट ओनली डील्स विद रिलीजियस माइनॉरिटीज। तो 5 रिलीजन्स 1993 में आइडेंटिफाई किए गए, सिख, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, मुस्लिम, पारसी, और 2014 में जैन्स को भी माइनॉरिटी स्टेटस मिला। इसका भी कॉम्पोजिशन वैसे ही है जैसा नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का है, और सिमिलर चीजें, सिमिलर पावर्स इसके अंदर देखी जा सकती है। एक जो यहाँ पे आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट नजर देखना है कि अगर 3 कंसेक्यूटिव मीटिंग से कोई मेंबर एब्सेंट होता है तो उसे रिमूव किया जा सकता है फ्रॉम द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट अदरवाइज कैन रिमूव फॉर ऑल दीज पर्पसेस, जो हमने नेशनल कमीशन फॉर वुमेन में भी देखी ही थी। ठीक है, तो if you are adjudged insolvent, if you take up paid employment, refuse or become incapable of acting, declared unsound mind, abuse office, convicted of moral turpitude, वैसा ही exactly same जैसा नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के लिए था। नीति आयोग के लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। नीति आयोग वर्सेस प्लानिंग कमीशन, उसका स्ट्रक्चर, उसकी हिस्ट्री, अभी गवर्निंग काउंसिल कैसे बनती है, क्या क्या उसके पावर्स हैं, क्या क्या नहीं है, क्या वो कर सकता है क्या नहीं, ये सारा मैंने आपको इस वीडियो में समझाया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है। धन्यवाद। और दोबारा से मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप प्रीलिम्स 2026 की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा टाइम एक टॉपिक पे, एक पर्टिकुलर इशू पे मत लगाएं, फटाफट चीजों को रिवाइज करें और आपके लिए वीडियोस में लेके आऊंगा। धन्यवाद। और हाँ,
27% डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज पे आप अवेल कर सकते हैं, चाहे 2026 या 2027 के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू।